आज का टॉपिक है वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस हमारे टॉपिक का नेम है। सबसे पहले कैटालिसिस में हम बात किसकी करते हैं, कैटालिस्ट की करते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी रिएक्शन को स्पीड अप करता है उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो अनचेंज, यानी कि एज इट इज़ जैसे हमने उसे यूज़ किया था एट द स्टार्ट, वो एट द एंड हमें दोबारा वैसे ही मिल जाता है, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। A catalyst is a substance which change the rate of chemical reaction. It means that it speed up the chemical reaction and remain chemically unchanged at the end of the reaction. लेकिन खुद क्या कहता है, केमिकली अनचेंज रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। ये हमारी रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकता है, स्पीड अप भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। कुछ इफेक्ट्स आगे हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन डिक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन जो आम तौर पर हम कैटालिस्ट इसको यूज़ करते हैं वो अपने रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जाके ये हमारे रिएक्शन को डिक्रीज़ भी कर सकता है। अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं। वो कैटलिस्ट जो कि हमारे रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, या और जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। और ऐसे कैटलिस्ट जो कि हमारे रिएक्शन को डिक्रीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे हम नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। उसके बाद ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे कैटलिस्ट तो नहीं होते लेकिन हमारे रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, रिएक्शन की एक्टिविटी को इन्हांस करने, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉइजन, और प्रोसेस को कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और प्रोसेस को कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और सेकंड जो टाइप के जो कैटलिस्ट होते हैं हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस जैसे कि आपको समझ आ रही है सेम, यानी कि जो हमारा रिएक्शन कंडीशन होगी ना, जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी फेज़ और जो हमारे पास कैटलिस्ट है दोनों की फेज़ सेम होगी तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी फेज़ और जो कैटलिस्ट की फेज़ है वो दोनों फेजेस डिफरेंट होंगी तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जिस तरह कि क्या होमोजेनियस कैटालिसिस का होता है, अ कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, यानी कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है तो हमारे पास रिएक्टेंट भी सॉलिड फेज में होगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो हमारे पास कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज में होगा, इनके दोनों की फेज सेम है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होमोजेनियस कैटालिसिस है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ हमने सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को यूज़ किया सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। ये हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फ्यूरिक एसिड को लेड चैम्बर प्रोसेस में जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म है। इट मीन्स इट हमारी रिएक्टेंट भी गैस फॉर्म है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया वो भी गैस फॉर्म में है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इसे हम कहते हैं कि हमने कौन सी फेज़ है, होमोजीनियस कैटालिसिस का प्रोसेस हो रहा है। सिंपल सेकंड में भी इसी तरह हमारे पास क्या हमने यूज़ किया है, हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जब हमने रिएक्शन करवाया है, रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो ये दोनों गैस फॉर्म में है। आयोडीन के भी वेपर्स हैं, लाइक गैस फॉर्म में है, आयोडीन भी हम यूज़ करें, और जो हमारे पास एल्डिहाइड वो भी गैस फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसके बाद होमोजेनियस कैटालिसिस सोल्यूशन फेज़, ये अभी हमने गैसेस फेज में पढ़े हैं दोनों रिएक्शन। अब हम देखते हैं सोल्यूशन फेज़ में क्या होता है। सोल्यूशन फेज़ में भी सेम होता है। जैसे ये शुगर कैन है, शुगर कैन का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है। अब जो हमारे पास शुगर कैन का सोल्यूशन है का वाटर के अंदर सोल्यूशन है और सल्फ्यूरिक एसिड जो हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी इन अ सोल्यूशन फॉर्म है, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में जो कि कन्वर्ट कर देगा हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सेकंड वाला भी इसी तरह हमारे पास है इथाइल एसीटेट है जिसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर जो उनसा ब्रेक डाउन होती है जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की,
जिस तरह इथाइल एसीटेट कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में और साथ हमारे पास इथाइल अल्कोहल में और साथ एसिड उसने बना दिया। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ना लिक्विड फेज, यानी कि दोनों अगर होमोजीनियस कैटालिसिस में अगर गैस फॉर्म में हमारे पास अगर रिएक्टेंट यूज़ करें तो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो भी गैस फॉर्म में होना चाहिए। और अगर हम सोल्यूशन फॉर्म में कोई रिएक्टेंट यूज़ करें तो हमारे पास कैटलिस्ट भी सोल्यूशन फॉर्म में होगा, तो हम इसके कहेंगे कि क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? अ कैटालिटिक प्रोसेस इन विच अ कैटलिस्ट हैज अ डिफरेंट फेज एंड द रिएक्टेंट्स इज का डिफरेंट, यानी कि रिएक्टेंट भी डिफरेंट फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी डिफरेंट फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अब देखें जिस तरह के अगर हम होमोजेनियस कैटालिसिस की हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल्स को देखें तो हम सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। एक होता है लेड चैम्बर प्रोसेस और एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो लेड चैम्बर प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। और जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें हम ना कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम मेटल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा कर उन्हें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें उन्होंने सेम रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स से एग्जांपल्स दिए हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों गैस मालिक फेज में, लेकिन प्लाटिनियम भी मेटल है और वेनेडियम ऑक्साइड भी, दोनों क्या सॉलिड फॉर्म में है। तो ये दोनों मेटल्स की प्रेजेंस के अंदर जब हमारे पास ये रिएक्ट करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं कि डिफरेंट फेज, इट मीन्स दैट ये कौन सा रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। उसके बाद देखें जब अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है। जब अल्कीन अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं हम, तो अल्कीन का जब रिएक्शन इन द प्रेजेंस हाइड्रोजन के साथ होता है, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम और निकल कैटालिस्ट की, ये तीनों सॉलिड फॉर्म में है। तो इनका जब गैस के साथ रिएक्शन होगा, गैस फेज में हमारे पास एल्कीन है जिसका रिएक्शन हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो हमारे पास जो अल्केन बन जाती है। तो हमारे पास देखें जो हमने जो फेज़ ऑफ कैटलिस्ट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी कैटलिस्ट यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन सी फेज़ में, गैस फेज़ में है, और हमारे पास हमारा कैटलिस्ट कौन सी फेज़ में है, सॉलिड फेज़ में है। इसी तरह आगे अमोनिया का जब रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा अमोनिया बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कैटलिस्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब उसके बाद इसी तरह जिस तरह गैस फेज़ में हमने कुछ पढ़ा, अब हम सोल्यूशन फेज़ में देखते हैं। सोल्यूशन फेज़ में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट है वो तो सोल्यूशन फेज़ फॉर्म में होंगे, लेकिन यानी कि लिक्विड फॉर्म में होंगे, लेकिन हमारे पास जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि दोनों अपोजिट फेज़ में होंगे। जिस तरह अभी हमने इसमें यूज़ किया, हम कहते हैं एसिटल्फिनोन हमने क्या बेंजीन का रिएक्शन हुआ है अल्काइल क्लोराइड के साथ, अल्काइल क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्युमिनियम, इसमें ये दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं बेंजीन और अल्काइल क्लोराइड, ये दोनों लिक्विड फेज़ में हैं, लेकिन जो हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो हमारे पास रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है जो आप देख रहे हैं एरो के ऊपर है, वो हमारे पास सॉलिड फेज़ में है, जो कि उसे आगे से एसिटोफिनान में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सेकंड वाले में भी जो हमने पोटाशियम हाइपरक्लोरिक एसिड को यूज़ किया है, इसकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। तो जो इसमें मैग्नीज ऑक्साइड है हम यूज़ करें वो सॉलिड कैटालिस्ट है। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया की जो कैटालिसिस है उसमें जो कैटालिस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या ये रिएक्शन में अपना रोल किस तरह प्ले करता है। अब इसके अंदर हम देखें तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें हमें ये पता चल गया कि कैटालिस्ट टू डिफरेंट टाइप्स करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी उस प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं कैटालिसिस के, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कैटलिस्ट की जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब वो हम कैटलिस्ट 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटलिस्ट। ये जिस तरह हमने पढ़ा कि जो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट की, कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना रिमेन अनचेंज रहती है, यानी कि जिस तरह के हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया, अगर मैंने सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट को यूज़ किया है तो जब मेरे पास रिएक्शन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमारा कैटलिस्ट दोबारा हमें वैसे का अनचेंज फॉर्म में मिल जाएगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो वो सॉलिड के सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। सेकेंड वाली इसकी प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट पे में चाहिए होते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो स्मॉल अमाउंट हम इसकी यूज़ करते हैं अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। फिर थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी ये है
कि ये फाइन फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल फाइन फॉर्म में कैटलिस्ट मोर इफेक्टिव रिएक्ट करते हैं। फाइन फॉर्म से मुराद ये कि एज सच जिस तरह ना हम उसे यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह हमने हाइड्रोजनेशन में प्लाटियम में निकल को यूज़ किया, तो हम जिस तरह इस रिएक्शन में हमने इसे यूज़ किया, तो हम अगर से इसकी प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी फोर प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये रिएक्शन को स्पीड अप मतलब तो कर रहे होते हैं। इनका फॉरवर्ड अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये उसको रिएक्शन को की स्पीड को इन्हांस कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, तो उसमें ये उसमें चेंज नहीं होते, उसको चेंज नहीं कर सकते। उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये कोई एक जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम हो जाती है, तो ये एक न्यू पाथ ऑफ रिएक्शन का प्रोसीड करवाते हैं। यानी कि अभी एक रिएक्शन है, उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम होगा, तो वहाँ पर प्रोसीड नहीं करेंगे। लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है ना, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी के न्यू पाथ प्रोसीड करवाएंगे, जिसके जरिए एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे और उसको स्पीड अप करेंगे। अब अगला सेम वही चीज़ को वो दोबारा बता रहे हैं कि वो कैटलिस्ट कौन से इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। उसके बाद ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाते, ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, लेकिन स्टार्ट नहीं करवाते ये रिएक्शन को। जिस तरह हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करवाने के लिए रिएक्शन की यूज़ होती है, ये स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद इनका एक स्पेसिफिक, हर कैटलिस्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। मतलब कि जिस तरह अगर हम कहें कि ये वाला एक ख़ास कैटलिस्ट ख़ास रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के साथ भी ये एफिशिएंट होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि केमिकल स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। लेकिन एक ख़ास टाइम तक, उसके ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये डीनेचर हो जाता है, ये रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देता है रेट को। तो ये ख़ास टाइम तक ही रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कैटालिसिस पढ़ लिया, आपने इसको भी अच्छे से पढ़ना और राइट अप करना है इसका।